ठीक, क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, है ना। पर यूनिट सिस्टम पे क्वेश्चन हो रहा था हमारा। एक क्वेश्चन और, एक या दो क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखिए। The per unit reactance of the system, the per unit reactance, क्वेश्चन लिखिए। The per unit reactance of the system when operating voltage is doubled, when operating voltage is doubled, when the operating voltage is doubled, अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज को डबल कर दिया जाए तो पर यूनिट रिएक्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी कि प्रीवियस वाले से कितना हो जाएगा, है ना। प्रीवियस वाले से कितना हो जाएगा ये बताना है आपको। जब प्रीवियस में अगर x है, प्रीवियस वाले को 1 मान लीजिए, तो अब कितना होगा ये पूछा जा रहा है। समझ में आ रहा है? 4x 0.125। गलती कर दिया ना, फॉर्मूला गलत लगा दिया। देखो कल ही पढ़े थे फॉर्मूला, आज गलत लगा दिया ना। रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है बोलो। फॉर्मूला सीधे गलत कर दिया। ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या किया गया है बोलिए, यानी कि न्यू वोल्टेज जो है वो 2 टाइम्स है ओल्ड के, और MVA न्यू तो MVA ओल्ड के इक्वल ही होगा। उसको तो चेंज करने के लिए नहीं बोले हैं क्या। कल एक क्वेश्चन कराया था जिसमें दोनों डबल कर दिया गया था, याद आ रहा है? उसमें आंसर क्या आया था? 0.5 आया था। वेरी गुड। दोनों तो डायरेक्टली शॉर्टकट में क्वेश्चन ऐसे, मतलब एक लाइन का भी नहीं होगा क्वेश्चन। कहा जाएगा इफ ऑल दी बेस क्वांटिटी गेट्स डबल्ड देन न्यू रिएक्टेंस विल बी, और उसमें x टाइम्स करके नहीं दिया रहेगा, तो ओल्ड वाले को 1 मानना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है आपको, ठीक है ना। तो क्या था हमारे पास, पर यूनिट इम्पिडेंस न्यू इज इक्वल टू, जो लोग अभी आ जाए हैं फॉर्मूला लिखेंगे साथ में। पर यूनिट इम्पिडेंस न्यू इज इक्वल टू होता है पर यूनिट इम्पिडेंस ओल्ड केवी ओल्ड केवी न्यू का होल स्क्वायर इंटू MVA न्यू बाई MVA ओल्ड। आप इसको शॉर्टकट में भी याद सकते हैं, KVO बाई KVN करके। इस जैसे आपको शॉर्टकट में मुझे लिखाना है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में लिखा रहा हूँ। अब मान लेते हैं Z पर यूनिट ओल्ड x था या 1 था, जो मानना है मान लो, ठीक है ना। तो 1 मान लेते हैं, क्योंकि कल वाला जो क्वेश्चन था उसमें तो x बोल दिया था, इसमें x नहीं बोला गया है, ठीक है ना। यानी कि ओल्ड वाले को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, ठीक है ना। हाँ कुछ भी कैसे मान सकते हैं। रेटेड होगा तो 1 होगा ना, रेटेड होगा तो क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए अब इसको 10 मान लोगी तो ऑप्शन में मैच ही नहीं करेगा ना, बोलो। हाँ x मान लो, y मान लो, जो मानना मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में आंसर जो हो वो x के टर्म्स में दिया हो, क्योंकि ठीक है ना, x के टर्म्स में दिया हो, जरूरी नहीं है। हाँ, उनका टाइम्स निकलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर 10 मान लोगी तो जो भी उसके मल्टीपल में आ रहा होगा वो तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो KV ओल्ड तो ओल्ड मान लेते हैं 1 है, तो न्यू कितना हो जाएगा 2, जल्दी बोलो। तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया।
MVA न्यू बाई MVA ओल्ड का तो रेशियो क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि चेंज नहीं हुआ है। तो बताओ कितना आंसर हो गया, 1/4 कितना हो गया, 1/5, 0.125। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं, मतलब समझ में आ रहा है कि इस तरह एकदम एक छोटे में एक लाइन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कल वाला जो था क्वेश्चन उसको हम लोग एक लाइन में ऐसे बोल सकते थे, इतना लंबा चौड़ा था ना क्वेश्चन। देखो कल वाला, देखो लास्ट क्वेश्चन कितना बड़ा क्वेश्चन लिखाया गया था, गेट में आया हुआ क्वेश्चन था, खाली कंफ्यूज करने के लिए उतना। वहाँ पर MVA भी मतलब 0.25, 1/8 होता तो 0.125 होता। सुन ठीक है ना। कल वाला क्वेश्चन देखिए, कल वाले क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन कराए थे उसमें कितना लंबा आपका स्टेटमेंट बना था, है ना। उसी बात को एकदम छोटे लाइन में भी बोला जा सकता था कि ऑल द क्वांटिटीज गेट्स डबल्ड, बात खत्म। ऑल द बेस क्वांटिटी गेट्स डबल्ड, देन फाइंड न्यू इम्पिडेंस पर यूनिट इम्पिडेंस, देन फाइंड न्यू पर यूनिट रिएक्टेंस। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा ये फार्मूला सिर्फ इम्पिडेंस के लिए नहीं है, रिएक्टेंस के लिए भी है। आर को अगर नेग्लेक्ट कर दें तो इम्पिडेंस रिएक्टेंस के इक्वल हो जाता है ना, जल्दी बोलो। अरे इम्पिडेंस में तो आर भी होता है एक्स भी होता है, बोलो। जेड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, r² प्लस x², बोलो। तो आर अगर नेग्लेक्ट कर दें तो जेड एक्स के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो रिएक्टेंस ही पूछा जा सकता है ना, यहाँ तो रिएक्टेंस ही पूछा था, बोलो। नहीं पूछा था रिएक्टेंस कि इम्पिडेंस था, रिएक्टेंस था, रिएक्टेंस था। कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंबल से बस मतलब है, ठीक है ना। रिएक्टेंस पूछा गया था यहाँ पर। ठीक है, आज से क्लास लंबा चलेगा। वो 9 बजे वाला जो नया बैच हमें स्टार्ट किए थे उन लोगों को इसी बैच में बुला रहे हैं अभी, कि मैं सोच रहा हूँ छठ बाद फिर से नया बैच फुल फ्लेज में स्टार्ट करेंगे। कोई बच्चा अभी आ नहीं रहा है, ठीक है ना। सब लोग दिवाली छठ सोच रहे हैं लोग, ठीक है। तो इसलिए अब क्लास आप लोग का 10 साढ़े 10 मन किया तो 11 बजे तक भी पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, इस महीने में आप लोग का मामला ख़त्म करना है मुझे। बोलो कितना दिन तक देखोगे मुझको। हाँ, एक ही चेहरा इतना देर तक देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जल्दी से भागो सब, ठीक है ना। नया बच्चा भेजो, सब नए बच्चे लोग को पढ़ाएं, समझ में आ रहा है। तो आज से कल से थोड़ा बिस्कुट विस्कुट सतुआ वतुआ खा के आना सब, ठीक है। हाँ चलिए के आना सब, मेरे लिए भी, ठीक है। बीच में ब्रेक देंगे 10-15 मिनट का, और 10:30 बजे तक पढ़ाएंगे एटलीस्ट। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको मैंने कल 3 फेज के बारे में पढ़ाया था। स्टार कनेक्शन होगा तो क्या होगा, डेल्टा कनेक्शन होगा तो क्या होगा, ठीक है। उस पर भी एक न्यूमेरिकल, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कराए थे। एक क्वेश्चन करिए। A 3-phase transformer, a 3-phase transformer, a 3-phase transformer having rating of हैज़ होना चाहिए, ठीक है। हैज़ रेटिंग ऑफ 20 MVA, हैज़ रेटिंग ऑफ 20 MVA, 220 kV ब्रैकेट में लिखिए स्टार, 220 kV स्टार बाई 33 kV डेल्टा, ठीक है ना। विद लीकेज रिएक्टेंस ऑफ 12%, with leakage reactance of 12%, ठीक है ना। फुल स्टॉप। द ट्रांसफॉर्मर रिएक्टेंस इन ओम्स, द ट्रांसफॉर्मर रिएक्टेंस इन ओम्स, द ट्रांसफॉर्मर रिएक्टेंस इन ओम्स in ohms referred to each phase of
referred to each phase of LV side, each phase of LV side, each phase of LV side is, समझ में आ रहा है क्या फाइंड करना है आपको? जल्दी बोलो, हम बता ही देंगे तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन का फायदा ही नहीं होगा। फिर खुद से पढ़िए क्वेश्चन, समझिए क्या फाइंड करना है आपको। हो गया क्या? अब देखिए 3 फेज आ गया, स्टार डेल्टा आ गया, सब लोग परेशान है एकदम। नहीं, कितना आसान क्वेश्चन है भाई। परसेंटेज रिएक्टेंस दिया हुआ है क्या? कितना दिया हुआ है परसेंटेज रिएक्टेंस? अरे तो एलवी साइड भी वही होगा, एचवी साइड भी क्या होगा? 12% होगा ना। अरे बोलो भाई। स्टार डेल्टा है ना, बोलो। स्टार वाला कितना था? 220 के भी। आई कितना था? 33 के भी। इसी का एक्चुअल पूछ रहा है ना, एलवी साइड एक्चुअल पूछ रहा है। जल्दी बोलो क्या दिक्कत है? 12% रिएक्टेंस दिया है। परसेंटेज रिएक्टेंस, रिएक्टेंस एक इम्पिडेंस है। 12% दिया हुआ है, बात खत्म। 12% रिएक्टेंस दिया हुआ है, यानी पर यूनिट रिएक्टेंस कितना दिया हुआ है? बोलो, एक्स पर यूनिट कितना दिया हुआ है? तो ये विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी भी होगा, विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी भी होगा। किसके रिस्पेक्ट में बताना है? तो एलबी साइड में बेस निकाल लो ना, पर यूनिट पता है, एक्चुअल नहीं पता चल जाएगा? अरे बोलो, आप सब कोई कर लेगा। वाह, एकदम बेसिक सा चीज़ है। डेल्टा साइड में क्या निकाल लो? बेस इंपिडेंस निकाल लो। डेल्टा साइड में बेस इंपिडेंस निकालने का फॉर्मूला कल पढ़ाया था, ZB इज इक्वल टू। अब इंपिडेंस के लिए है तो रिएक्टेंस के लिए फॉर्मूला होगा ये, ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंस के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। ZB इज इक्वल टू क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ KV का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
MVA, जल्दी बोलो, यही होता है ना, KVA स्क्वायर बाई MVA। कितना MVA दिया हुआ है? MVA KVA MVA। तो चलो Z बेस निकल गया क्या? 3 इंटू KV कितना है? 33। जल्दी बोलो, डेल्टा साइड काम कर रहे हैं ना, डेल्टा साइड में बेस वोल्टेज कौन सा होगा? ठीक है ना, 33। तो 33 इंटू 33 डिवाइडेड बाई, जल्दी बोलो, MVA कितना? 20। Z बेस आ गया क्या? Z बेस आ गया, यानी X बेस आ गया क्या? इम्पिडेंस बोलो, रिएक्टेंस बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। आ गया, कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना है। ध्यान से देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, आपको क्या फाइंड करना था? आपको X एक्चुअल फाइंड करना है ना। X एक्चुअल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? X पर यूनिट इंटू X बेस, कोई दिक्कत? पर यूनिट कितना है? 0.12। बेस कितना है? 3 इंटू 33 इंटू 33 डिवाइड बाई, बोलो, 20। सॉल्व कीजिए इसको, अप्रॉक्सीमेटली कुछ लेके जाइए। इसको हटा देते हैं, 100 कर देते हैं। यहाँ पे इसको 2 इंटू 10 है, तो इसको 6 टाइम्स ले जाते हैं। बाकी सबको रहने दो नीचे ही, है ना, 1000 नीचे ही रहने दो। और ये 18 हो गया। 18 इंटू 33 का स्क्वायर पता है क्या? तो फिर क्या रीजनिंग पढ़ते हो तुम लोग? कहाँ से तुम लोग का रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। 33 का स्क्वायर याद ही नहीं है तुमको? 30 का याद है? 29 का? क्या रीजनिंग बनेगा तुम लोग से? कहते हो कि नहीं बनता है। कहाँ है दिमाग कमजोर वाला जी? इधर देखो तो, हरा टोपी। स्क्वायर याद किए हो? क्यूब याद है? कहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा तुम लोग का? बोलो। हमको एग्जाम देना होता है, 1 महीने बाद एग्जाम होता है, सब रट कर रखे रहते हैं हम। बताओ कितना होगा? 33 इंटू 33, बताओ कितना होगा? 10 हाँ, 1089 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करो, कितना आ रहा है? बताओ जल्दी बताओ। इसमें क्या अप्रोक्सीमेशन लगाओगे भाई? बोलो, कितना आ रहा है? 19 बटा में 1000, तो 3 के बाद आ जाएगा 19.02 है, तो वही 19.6 आया ना आंसर। अब इसमें भी 33 इंटू 33 गुना करने के लिए सोचोगे बैठ के एग्जाम में, ठीक है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इतना तो करना पड़ेगा आपको। हाँ, 30 तक याद है? 28 का बताओ। कहाँ याद? इसको याद कहते हैं। हाँ, 25 का, 24 का, हाँ ऐसे ही याद होना चाहिए। 29 का नहीं, हाँ तो ऐसे ही याद होना चाहिए। ठीक है, 30 तक याद रखना चाहिए, उससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई कर लिया करिए। क्यूब कहाँ तक याद होना चाहिए? 15 तक काफ़ी है, 15 तक क्यूब चलेगा क्या? वही जॉब दिलाएगा यार तुमको। हद है, हंसता है सब कि क्या क्यूब याद करें। सर बोल देंगे कुछ दिन के बाद सर कि पहाड़ा याद करो सब। हैं तो कौन बुरी बात है? 25 तक पहाड़ा याद होगा तो खराब है क्या? अरे तुमको रेस से आगे निकाल रहा है ना। हंसता है सब। बोलो, जिंदगी भर रटा है यार, जिंदगी भर रटे हो। पैदा हुए तब से ABCD रट रहे थे, सरकारी स्कूल में बोरा लेके जा रहे थे, रोज 2 का पारा पढ़ के आ रहे थे कि नहीं? 3 किलो गेहूँ लेके। बोलो, हम लोग के टाइम में तो मिलता था, तुम लोग टाइम में नहीं मिला गेहूँ? लियो ना, तो तुम लोग बुझा रहे अभी निकले हैं। मिड डे मील खाते थे ही, मिड डे मील खाते थे आप। ये कब का पास आउट, इसका चेक करो भाई।
हैं? मिड डे मील तुम लोग के टाइम मिलता था? 6-7 में जब हम लोग आए थे, हम लोग दोनों काम किए हैं सर। एक मिड डे मील कब से शुरू हुआ है? क्या बात कर रहे हो? नहीं, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इधर 2005 के बाद। 5 के बाद 8 में चालू हुआ सर। सुनो, हाँ वही तो हम कह रहे हैं। जो लोग जब मिड डे मील 8 में चालू हुआ है, तुम लोग कह रहे हो मिड डे मील खाए हैं, कब का खाए हैं हम लोग भी सर। जैसे 13-14 में पास हुआ, मैट्रिक को इससे पहले खाए हैं सर। 13-14 में पास हुए हो ना? हाँ ठीक है। तो तुम लोग का पास आउट 10 के बाद का है नहीं? हाँ। लेकिन गेहूं भी लिए हैं हम लोग। गेहूं भी लिए हो? जी सर। हाँ। से पहले तुम गेहूं नहीं लिए हो? गेहूं का याद नहीं है सर। हम लोग तो गेहूं खूब लिए हैं, ठीक है ना। हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े आदमी के बच्चा हैं, हम प्राइवेट में पढ़े हैं, बाद में प्राइवेट में पढ़े हैं। शुरू में जो एजुकेशन है हम लोग का सरकारी स्कूल में। तो डेली जो है शाम में 1 घंटा तो वही करते थे तुम लोग, छुट्टी होने से पहले बोरा पे खड़ा हो जाना है और क्या करना है? 2 कम 2 2 दूनी 4। अच्छा, 100 के बाद जो गिनती आता था उसको पता नहीं हिंदी में कैसे पढ़ता था सर, हमको अभी आज तक समझ में नहीं आया। हिंदी में ऐसे 12 छक 108 बोलते हैं ना हम लोग, तो 12 छक बोल रहे हैं, 12 9 108 बोलते थे। तो वो कुछ और बोलता, क्या बोलता था? अठोल। हाँ, ये समझ में आया कि नहीं बता? ये समझ में आया कि नहीं? तो मेरा कहने मतलब ये है कि कितना रटे हैं यार हम लोग, कितना रटते थे, बट वो जॉब नहीं दिलाता था। आज आपको जॉब लेना है तो रटने से कभी परहेज नहीं करेंगे। जिस चीज़ से आपका स्पीड बढ़ रहा है, जहाँ रटने की ज़रूरत है, ख़तरनाक तरीके से रटो। कोई इतना चिल्ला के रूम बंद करके रटो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आज बात समझ में कि नहीं? स्क्वायर, क्यूब, रूट आपको पता होना चाहिए, रूट 10 पता होना चाहिए, रूट 5 पता होना चाहिए, रूट 6 पता होना चाहिए, रूट 7 पता होना चाहिए। अगर 10 तक का आपको रूट पता है, 2 का तो याद रखने की जरूरत नहीं है। कितना होता है रूट 2? 1. रूट 3 कितना होता है? 1.732। रूट 4 तो 2 ही हो जाएगा। रूट 5 याद रखिए 2 पॉइंट समथिंग होगा अप्रोक्सीमेट, नो डाउट। एग्जाम में आएगा कि नहीं याद है तब भी इसका जुगाड़ है, 5 को हम 4 मान लेंगे, बट ये डिपेंड करता है ऑप्शन कैसा है, बोलो। बट याद रखने में क्या दिक्कत है? रूट 6 है तो इसको भी 4 मान लेंगे, चूंकि 2 पॉइंट समथिंग में ही आंसर आने वाला है। 9 तक जाते जाते 2 पॉइंट समथिंग में ही आंसर आएगा। रूट 8 है तो रूट 8 को क्या मान लेंगे हम? 8 है तो इसको कितना मान लेंगे? 3 मान लेंगे। अंदर को 9 मान के 3 मान लेंगे और आंसर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। बट ऑप्शन अगर वैसा आ गया जिसमें एकदम एग्जैक्ट सेम जैसा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। अच्छा, ये वैल्यू आप लोग नहीं याद रखते हैं, ये वाला वैल्यू आप लोग नहीं याद रखते हैं। कौन सा? 1/π याद है क्या? लिखा है भी है तुम लोग को नोट्स में, जल्दी बताओ। 1/π याद है? आज याद करेंगे, लिखो तो, कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर निकालो। 1/2π या 1/π, दोनों में से कोई एक करो, जल्दी करो। सब नहीं याद रखते हो, बताओ, बोलो। 0.318। 1/2π दूसरे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको आ जाएगा, 1 मरतबा जाएगा, फिर 5 मरतबा जाएगा, 0.156। कितना रहा बोलो ना यार। 157। जो आंसर आया उसको डिवाइड कर दो ना 2 से, ये भी नहीं आता करना है, इसको 2 से डिवाइड करो। 0.318 का 0.159। हम बता रहे हैं, क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको याद रखने के लिए। देखो, तुमको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना होता है ना, अरे बोलो, नहीं निकालना होता है। 1/2π रूट अंडर एल से ऐसा वैल्यू आ गया ना
जिसमें 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। बैंड नहीं बच गया तो बताना मुझे। सर 2 पाई और पाई बटे 2 याद है। हैं? सबको सर्वो इसलिए देता है, कट जाता है। हाँ, रेजोनेंट वाला तक इसका अभी तक 1/2 पाई ना काटोगे दें तो क्वेश्चन। अब आप दीजिए। नहीं लिखो फाइंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इफ L इज इक्वल टू 1 मिली हेनरी एंड C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफराड। करो फाइंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। भाई है कि नहीं क्वेश्चन? टफ क्वेश्चन है क्या? इन हर्ट्स किसने फाइंड करना है? किसने फाइंड करना है? हर्ट्स करो। अगर इसको ये वैल्यू नहीं याद है, बैंड नहीं बजेगा तो मेरा भी नाम नहीं। करो 5 किलो हर्ट्स आंसर आएगा। ऐसा कितना आएगा? करो, बता दिया आंसर ही बता दी तुमको। देखो कितना टाइम लगता है। टाइम फीस हो जाओगे। 3.14 से डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो 2 वाला तो काम निकाल लोगे, है ना? बच जाएगा क्या नीचे? पाई का मतलब 3.14 से डिवाइड करना। कितना आसान क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन है क्या? एल दिया है, सी दिया है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है, बट यहीं पे आके आप क्या हो जाएंगे, और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा SSC JEE में, ठीक है ना? ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा SSC JEE में। बस घूमते रहिए, कहिएगा कि और क्या कीजिएगा, आप क्वेश्चन ही पढ़िएगा, फॉर्मूला में लगा दीजिएगा, पुट भी कर दीजिएगा, आधा सॉल्व भी कर दीजिएगा, आखिरी में जाके याद आएगा ये तो बनने वाला नहीं है हमसे, फिर छोड़ दोगे, आगे बढ़ोगे और तुम्हारा टाइम क्या हो गया? ये एक क्वेश्चन तुम्हारा 3-4 क्वेश्चन लेके निकल जाएगा। बोलो, तो ये सब चीज़ याद रखो, लिखो कहीं पे, लिखो इसको, लिखो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये सब वैल्यू याद ही नहीं है तो क्या तैयारी कर रहे हैं हम? हैं? आपको √3 नहीं याद है, आपको √2 नहीं याद है, आपको 1/√2 नहीं याद है, आपको 1/√3 नहीं याद है, आपको √3/2 नहीं याद है, क्या पढ़ रहे हो फिर? बोलो। आपको e का पावर ऑफ -1 नहीं याद है, e का पावर ऑफ -2 नहीं याद है, क्या पढ़ रहे हो फिर? कुछ नहीं पढ़ रहे तुम। e का वैल्यू नहीं पता क्या होता है? पता है e का वैल्यू बताओ कितना होता है? e लिख लिए थे ना, 0.31। करो, क्या होता है? √3 कितना होता है? 1.0. है ना फेमस वैल्यू ये सब? 1/√3, 0.578, √3/2। 0.867। अरे cos 30 आ जाएगा तो क्या लिखोगे? cos 30 कितना होता है? √3/2, और होगा ही नहीं ऑप्शन में, क्या होगा? 0.866 आता है, 0.67 बोल सकते हैं। और बताओ पाई का वैल्यू क्या लिखो? 1/पाई का वैल्यू क्या लिखे हो? 318। 1/2 पाई क्या लिखे हो? 0.159, है ना? हम सजेस्ट करेंगे ये वाला याद रखो, 1/2 पाई निकालना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना इसमें, ठीक है ना? 2 पाई वाला ज़्यादा आएगा आपके पास, समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा काम है, जल्दी फटाफट फाइंड करेगा, पता कर लोगे कहाँ यूज होता है e का पावर -1, ये सब कहाँ आएगा? ट्रांजिएंट में। कहाँ आएगा? हाँ, 1 टाइम कांस्टेंट बोल देगा, है ना? e का पावर ऑफ -t/τ होता है ना, तो t = τ बोल देगा, यानी कि 1 टाइम कांस्टेंट पे वोल्टेज वैल्यू बताइए, तो t = τ रखिएगा, क्या बचेगा? e का पावर ऑफ -1 बचेगा ना, 1/e फाइंड कीजिए। कहीं पे लिखिए, यहाँ पे इसको लिखते रहिए, हमेशा कहीं ना कहीं इसको लिखते रहिए। e कितना होता है? e का वैल्यू होता है 2.718। 1/8 कितना आ जाएगा? 1/ε 0.3। e का पावर ऑफ -1
ई का पावर ऑफ -1 क्या होता है? ई का पावर ऑफ -1 होता है 0.367। 36.7% पढ़ते तो याद आ रहा है, डिक्रीज होने में 36.7%। हाँ वही वाला है। ई का पावर ऑफ -2 बताओ। 0.35। चलो इतना तो याद रख ही सकते हो, ठीक है। सब वैल्यू पता होना चाहिए सर, नहीं तो दिक्कत होगा फिर। समझ में आ रहा है? जिंदगी भर रटे ही हैं, फिर रटने में क्या दिक्कत है? रटेंगे, ज़रूरत है रटने का, रटेंगे। वही जॉब दिलाएगा, वही मार्क्स बढ़ा रहा है मेरा, तो क्या दिक्कत है रटने में? रटना कोई बुरी बात नहीं है। जहाँ समझने वाला है वहाँ समझेंगे, जहाँ रटने वाला है वहाँ पे रटेंगे। रटने का मतलब कि बार बार माइंड में अपना रिकॉल कीजिए, चीज़ों को लिखिए। वो बचपन जैसे रटते थे वैसे नहीं रटा जाता है, बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के रट रहे हैं। √3/2 = 0.867, √3/2 = ऐसे नहीं रटते, ठीक है ना। मैच्योर होकर रटा जाता है, ठीक है। हेडिंग दीजिए, सीक्वेंस कंपोनेंट और सिमेट्रिकल कंपोनेंट। सीक्वेंस कंपोनेंट और सिमेट्रिकल कंपोनेंट। देखिए, समझिए, ऊपर देखिए। अब इसको बहुत स्मार्टली पढ़ना है हमको, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, नहीं तो कम से कम 8 घंटा हम लोग सिर्फ यही पढ़ेंगे, सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। अगर जनरेटर का पूरा ड्राइव करने बैठ गए, ट्रांसफार्मर का एक ड्राइव करने बैठ गए, ट्रांसमिशन लाइन का ड्राइव करने बैठ गए, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हमारे एग्ज़ाम्स में जो पूछा जाता है, कुछ रेडीमेड रिजल्ट देंगे, उस रेडीमेड रिजल्ट को याद रखना है आपको, ठीक है, और उसके ऊपर क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चन नहीं पूछा जाता यहाँ से, बहुत कम। एक क्वेश्चन जनरली आपके एग्ज़ाम पूछा जाएगा, अल्फ़ा वाला क्वेश्चन, 1 + अल्फ़ा + अल्फ़ा स्क्वायर क्या होगा, ठीक है ना। अल्फ़ा 1 एट एंगल ऑफ 120 डिग्री होता है। इस तरह जे पढ़ते थे ना, जे क्या होता था, 1 एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। उसी तरह से एक ऑपरेटर यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, या फिर इसी को मैनिपुलेट करके पूछ देगा, है ना। 1 + अल्फ़ा कितना होगा, 1 - अल्फ़ा कितना होगा, इस तरह करके पूछा जा सकता है। मतलब हमको सीक्वेंशियल कंपोनेंट से अगर रिवीजन करना हो तो सर जो जो चीज़ हाईलाइट करवाए हुए हैं बस उतना पढ़ के जाना है। ये भी नहीं सोचना है कि सीक्वेंशियल कंपोनेंट होता क्या है, ये भी आपका काम का नहीं है, कभी आपका काम नहीं। काम का उसका होता है जो पूरा डिटेल्ड में जिसको पढ़ना है, गेट IAS की तैयारी कर रहा है, उन लोग के लिए है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बट हर एक चीज़ पढ़ाएंगे आपको, बट जो डेरिवेशंस हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कराने वाला, ठीक है। अब समझिए, पहले बेसिक चीज़ देखते हैं। चूँकि पहले भी आपको हम बहुत चीज़ पढ़ा चुके हैं, फिर भी हम बेसिक से ही लेके चलेंगे एकदम। मान लिया कि एक बैलेंस 3 फेज सिस्टम है, क्या है बोलिए, बैलेंस 3 फेज सिस्टम है। बैलेंस 3 फेज सिस्टम का मतलब क्या होता है समझिए। बैलेंस 3 फेज सिस्टम का मतलब होता है, अगर मैं बोलूँ ये फेज़ ए है, करंट की बात कर लेते हैं, ये IA है, ये IB है, ये IC है। बैलेंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है समझिए, कोई फॉल्ट वॉल्ट नहीं हो रहा, हर एक फेज़ में इक्वल क्या लगा हुआ है, इम्पिडेंस लगा हुआ है, रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस, जो भी एकदम इक्वल लगा हुआ है, ठीक है ना। तो 3 फेज़ में जब बैलेंस कंडीशन आता है तो जो भी फेजेस होते हैं उन पूरे फेजेस का जो मैग्नीट्यूड होता है, करंट में हो, वोल्टेज में हो, क्या होगा,
हाँ, आई ए, आई बी और आई सी क्या होगा, सेम होता है। मान लेते हैं इसको मैंने नाम दे दिया आई। क्या नाम दे दिया मैंने, आई। तो तीनों फेजेस के करंट क्या होंगे, सेम होंगे, और तीनों फेजेस एक दूसरे से क्या होंगे, 120 डिग्री। तो बैलेंस की प्रॉपर्टी हमको पता है, जल्दी बोलिए, बैलेंस का प्रॉपर्टी हमको पता है कि तीनों सेम होता है, 120 डिग्री इसमें फेज डिफरेंस होता है। तो बैलेंस की सबसे अच्छी बात क्या है कि किसी भी एक फेज के बारे में अगर नॉलेज हो हमको, सारे का रिक्वायरमेंट नहीं है, तीनों फेज का चेक करने की ज़रूरत, किसी एक फेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन होगा, हम हर एक चीज़ बता सकते हैं, इसमें पावर बता सकते हैं, है ना, सारे फेजेस का वोल्टेज बता सकते हैं, सारे फेजेस का करंट बता सकते हैं। ये थ्री फेज की ये बैलेंस क्वांटिटी की क्या है, प्रॉपर्टी है, बोलिए, बैलेंस सिस्टम की प्रॉपर्टी है। कोई एक भी पता हो, फॉर एग्जांपल आपको पता है आई ए पता है आपको, आई ए क्या होता है, आई एट एंगल ऑफ 0 डिग्री। तो एकदम ताल ठोक के आप बोल सकते हैं, चूँकि ये बैलेंस है, आप बोल सकते हैं बी जो होगा वो आई ए से क्या होगा, 120 डिग्री क्या होगा, लैग कर रहा होगा, ठीक है ना, डिस्प्लेस्ड होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आई बी इज इक्वल टू क्या है, -120 डिग्री। ये भी आप बोल सकते हैं, आई सी भी आप सिर्फ एक के इन्फॉर्मेशन से आप बता सकते हैं, आई सी इज इक्वल टू क्या होगा, आई एट एंगल ऑफ -240 डिग्री, या फिर आई एट एंगल ऑफ +120 डिग्री। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, जल्दी बोलिए। बैलेंस सिस्टम की ये प्रॉपर्टी है कि एक सिंगल फेजर का नॉलेज, एक सिंगल फेज का नॉलेज आपको क्या दे सकता है, तीनों फेजेस का इंफॉर्मेशन दे सकता है। आ रही बात समझ में कि नहीं। बट अनबैलेंस कंडीशन के केस में, फॉर अनबैलेंस केस, आई ए, आई बी, आई सी तीनों अलग अलग होगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको सर्किट थ्योरी का मदद लेना पड़ेगा, केसीएल केवीएल लगाना पड़ेगा आपको थ्री फेज सर्किट में, और तीनों फेजेस में अलग अलग चीज़ें आपको फाइंड करनी पड़ेंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। उससे क्या होगा, आपका स्पेस भी ज़्यादा लगेगा और आपका टाइम भी ख़राब होगा। उस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं कि अनबैलेंस सिस्टम को, अगर एन फेज सिस्टम है तो उसको एन कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, एन सीक्वेंस में तोड़ेंगे, और वो एन सीक्वेंस का हर एक जो सीक्वेंस है वो बैलेंस होगा। फॉर एग्जांपल थ्री फेज सिस्टम है, तो फिर थ्री फेज सिस्टम को हम थ्री सीक्वेंस में तोड़ सकते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड ज़ीरो सीक्वेंस में, पॉजिटिव कंपोनेंट, नेगेटिव कंपोनेंट, ज़ीरो कंपोनेंट में। किसी एक के बारे में अगर इंफॉर्मेशन है, किसी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मान लेते हैं IA1 है, समझिए बात को अच्छे से, IA1 है पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ए फेज का, तो क्या आप IB1 बता सकते हैं, जल्दी बोलिए, क्या आप IB1 बता सकते हैं, क्या आप IC1 बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिमिलरली अगर आपके पास IA2 पता है, IA2 पता है, तो आप इजीली IB2 IC2 बता सकते हैं, इसको नेगेटिव सीक्वेंस बोलते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास जीरो सीक्वेंस पता है तो आप IB0 IC0 भी बता सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर इस चीज़ को जनरलाइज करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि एन फेज अनबैलेंस सिस्टम को हम लोग एन बैलेंस्ड सिस्टम में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग को थ्री फेज के लिए पढ़ना है, तो थ्री सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे बात समझ में कि नहीं। इतना पहले इसको लिखिए, थ्री फेज बैलेंस कंडीशन,
क्लियर है? लिखिए, एक पॉइंट लिखिए। फॉर एन फेज, या एक जनरल चीज़ लिखाते हैं पहले आपको। देखिए, ध्यान से देखिए, ये तो 3 फेज के लिए था, जनरल वे में भी लिखा सकते हैं। फॉर एन फेज बैलेंस सिस्टम लिखें, फॉर एन फेज बैलेंस्ड सिस्टम ऐसा नहीं ना है 4 फेज तो होता नहीं है, 5 फेज नहीं है, 6 फेज, 12 फेज, ठीक है ना। प्रैक्टिकली 3 फेज ही हम लोग यूज़ करते हैं, बट क्वेश्चन बनाने के लिए बनाया जा सकता है कि 6 फेज सिस्टम है, उसमें जो वेक्टर्स होंगे उनके बीच में एंगल कितना होगा, पूछा जा सकता है? नहीं पूछा जा सकता? बोलो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है वो सब देख लेते हैं पहले। तो एन फेज बैलेंस सिस्टम में फॉर एग्जांपल जो कंपोनेंट्स हैं आपके, जैसे आई ए था, आई बी था, आई सी था 3 फेज में, उस तरह x1, x2, x3, x4, xn होगा। बोलिए, ये x कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, बोलो, ठीक है ना। तो बैलेंस सिस्टम में क्या होता है, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू xn। क्लियर है इतना? और दूसरा एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, x1 एट एंगल ऑफ 0 है, तो अगर xn की बात करें, xn जो होगा या फिर x2 जो होगा वो क्या होगा, एट एंगल ऑफ -360 डिवाइड बाय n। करके देख लीजिए, 3 फेज सिस्टम है, 3 फेज सिस्टम है, तो 3 फेज सिस्टम में अगर a फेज एट एंगल ऑफ 0 है तो b फेज कहाँ होता है, -120 डिग्री ना। कैसे -120 डिग्री आया, 360 डिवाइड बाय, ठीक है ना, 120 आता है। सिमिलरली जो आप x3 लिखेंगे तो यहाँ से 120 डिग्री, इससे 120 डिग्री क्या होगा, बोलिए, फेज शिफ्ट होगा उसका। जनरल यही है ना, कितने डिग्री का फेज शिफ्ट होता है एन फेज बैलेंस सिस्टम में, 360 डिग्री डिवाइड बाय, है ना, फेज शिफ्ट कितना होता है, ठीक है ना। माइनस का मतलब क्या, क्लॉकवाइज चलना है ना, माइनस का मतलब क्या, क्लॉकवाइज चलना है। बोलो क्या हो गया? इस तो सिर्फ x2 के लिए है, किसी का भी काम है। अरे किसी के लिए भी हो जाएगा ना। x3 में क्या होगा, x1 के लिए x1 तो 0 डिग्री, एक रेफरेंस मानोगे नहीं मानोगे, वो तो 0 डिग्री ही होगा ना। अगर 4 फेज रहता है, हाँ, 4 फेज रहता है, x4 निकालना रहेगा तो क्या करोगे, बोलो, 360 डिग्री डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये -90, इसके बाद वाला -180, उसके बाद वाला -270। जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे मानते हैं 4 फेज है, तो 4 फेज के लिए x1 एट एंगल ऑफ 0 डिग्री होगा, x2 एट एंगल ऑफ क्या होगा, बोलो, -90 डिग्री, x3 एट एंगल ऑफ क्या होगा, -180 डिग्री, x4 एट एंगल ऑफ क्या होगा, माइनस, क्या दिक्कत है बोलो? 3 फेज में तो वैसे ही करते हैं, ए फेज को एट एंगल ऑफ 0 डिग्री लिखते हैं, तो बी फेज को क्या लिखते हैं, -120 डिग्री, सी फेज को क्या लिखते हैं, -240 डिग्री। तो किसी के लिए भी ये जनरल फार्मूला याद रखना है, फेज शिफ्ट कितना होता है, 360 बाई एन। ये कितना फेज का सिस्टम पॉसिबल है, कैसे पता चलता है? मतलब याद करना पड़ता है तो नहीं, 3 फेज सिस्टम ही हम लोग प्रैक्टिकली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्वेश्चन में देता है कि विच सिस्टम इज पॉसिबल, सिंगल फेज 2 है, 3 फेज 4 है, 4 फेज मतलब ऐसा कौन सा क्वेश्चन देता है भाई? पावर यूज कौन किया जाता है? हाँ, यूज़ कौन किया था उस तरह से पूछा जाएगा ना आपको। नहीं, एक क्वेश्चन है जिसमें कि 4 ऑप्शन देके बोलते हैं इसमें कौन सा यूज नहीं किया जाता है। सिंगल फेज 4 वायर का ऑप्शन था। वही, वो 2 फेज 3 वायर। न्यूट्रल के लिए हम लोग वायर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे 3 फेज 4 वायर तो वो यूज़ होता है, 3 फेज 3 वायर यानी कि यूज़ होता है। सेकेंडरी, हाँ, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन में कैसा यूज़ करता है,
3 फेज 3 वायर ही रहेगा, ट्रांसमिशन है 3 अरे वो वायर। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाएगा तो 3 फेज 4 वायर। सही है, हम वो नहीं पूछ रहे हैं। जैसे देता है विच सिस्टम इज नॉट पॉसिबल, उसमें देता तो है लॉजिक लगा कर निकाल लेना ना, क्या दिक्कत है। पता तो चल जाता है कि यूज नहीं आता। होता है ना, उसी को मैं उसी वो होगा या उससे एक तो ज़्यादा वायर होगा, और क्या। 3 फेज है तो 3 वायर होगा या फिर 4 वायर होगा। 3 फेज 6 वायर तो नहीं होगा, सिंगल पेज 4 वायर पॉसिबल है। नहीं, कहाँ से पॉसिबल है। सिंगल फेज में एक वायर हुआ, वायर एक अर्थिंग होता है, हाँ। जितने जगह एक जोड़ते बस। एक और देता है कि सिंगल फेज 2 वायर हो सकता है, वही एक हो गया आपका फेज, एक हो गया न्यूट्रल, ठीक है ना। हाँ सुनिए, लिखिए, पॉइंट लिखिए। सर रेसिडेंशियल एरिया में कौन सा यूज है? हाँ, सर रेसिडेंशियल एरिया 3 पेज 4 वायर। 3 फेज 4 वायर यूज होता है जनरली। अरे जितने क्यों? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। कहीं कहीं 3 पेज 3 वायर देता है। आप सब बात पूछे ठीक थे है ना सर, सर? 3 फेज पड़ेगा। तो आप बोले थे 3 पेज 4 वायर। रेसिडेंशियल में 3 फेज 3 वायर कैसे दीजिएगा भाई, वहाँ पे न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है, फॉल्ट है, ठीक है ना। तो लोग का ज़िंदगी से खेलिएगा आप, क्या लूट जाएगा आदमी एक ही बार में। 2 पेज 3 वायर पॉसिबल होगा। हाँ, 2 पेज 3 वायर 2 फेज 4 वायर होता है ना। ये तो कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, 2 फेज 3 वायर, एक बढ़ा के करिए। 2 फेज 4 वायर है क्या? 2 फेज 4 वायर नहीं। 5 फेज हो जाएगा सर। 5 फेज लगाएंगे, 5 फेज वाला नहीं, फेज होता ही नहीं, 5 फेज तक कहाँ 5 फेज हो जाएगा। जो प्रैक्टिकल पॉसिबल है उसी की बात करेंगे ना। सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज, यही प्रैक्टिकली तुम पढ़ते हो ना। तो फर्स्ट तीनों को होता है ना, आप कुछ भी कैसे कर दोगे तुम। वही तो हम पूछ रहे हैं कि मतलब हो सकता है कि नहीं हो सकता। नहीं, इस तरह से नहीं होगा, कुछ भी बना दीजिए, ऐसे थोड़ी होता है। जो प्रैक्टिकली होता है वही पूछा जाएगा आपसे। लिखिए, पॉइंट लिखिए इसमें। फॉर एन फेज बैलेंस सिस्टम, जो समझाएं उसी को लिख रहे हैं। फॉर एन फेज बैलेंस्ड सिस्टम, जस्ट वन वेक्टर इंफॉर्मेशन, for n phase balanced system, just one vector information need to be calculated from the analysis. The remaining n minus 1 vector information for remaining n minus 1 vector information can be written in terms of known vector, नहीं होगा, इन टर्म्स ऑफ नॉन वेक्टर। क्लियर है? बोलिए। वही चीज़, कोई नया चीज़ नहीं बोल रहे हैं, बोलो। क्लियर है इतना? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और लिखिए। फॉर एन फेज unbalanced system, फॉर हटा दीजिए, एन लिखिए बस। एन अनबैलेंस सिस्टम can be represented
एन फेज सिस्टम लिख रहे हो ना, एन फेज अनबैलेंस सिस्टम, ठीक है ना। एन फेज अनबैलेंस सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड in terms of unbalanced system। सुनिए ध्यान से देखिए, कौन सा साइंटिस्ट था मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, किसी ने ये चीज़ प्रपोज किया था, सीक्वेंस कंपोनेंट, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, ब्लोंडल्स थे शायद, या पता नहीं, याद नहीं आ रहा हमको। कोई बात नहीं, वहाँ तो एक साइंटिस्ट एक काम करता है, एक साइंटिस्ट एक काम करेगा, ऐसे ही नाम हो जाएगा उसका। हाँ मतलब आप नाम पर एकदम कंफर्म। हाँ, ब्लोंडल्स मेजरमेंट में पढ़े हैं हम लोग। -1 हाँ ठीक है, वाट नंबर ऑफ वाट मीटर्स वगैरह वहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है, शायद वही है, हमको एग्जैक्टली नाम नहीं, उन्होंने ही बताया था ये चीज़ कि अनबैलेंस सिस्टम, 3 फेज अनबैलेंस सिस्टम है तो उसको 3 बैलेंस्ड सिस्टम समझिएगा, 3 बैलेंस सिस्टम। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 3 फेज अनबैलेंस्ड सिस्टम है, इसको हम लोग 3 बैलेंस सिस्टम में क्या कर सकते हैं, बोलिए, तोड़ सकते हैं। पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस, ठीक है ना। आप लोग जो नए बैठे हुए हैं इसको एकदम सीरियसली लेके नए टॉपिक की तरफ पढ़िए, पिछले से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेशन है, उतना तो पता होना चाहिए। 3 बैलेंस सिस्टम क्या होती है, इसे पता है कि नहीं पता है, पढ़े हैं ना, बोलिए, पढ़े हैं ना पहले, हाँ सब सेमेस्टर पढ़ा हुआ है सब, तो कुछ तो पता होना चाहिए, है? इतना तो पैसा खर्चा करता है सब, 40,000 रुपये तो खर्चा कर ही देता होगा सब 6 सेमेस्टर में, 5,000 सेमेस्टर मान के चलो, हैं 25-30 हज़ार तो खर्चा करता होगा कोचिंग वाला, 25,000 कर देता है ना। सब कोई नहीं पढ़ता है ना, सब ट्यूशन नहीं पढ़ता। आप पढ़े हैं ट्यूशन की नहीं, आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, तुम लोग पढ़े हो ट्यूशन, तुम ऑल सेमेस्टर कहाँ, पिंटू सर के पास, हाँ लक्ष्य में पढ़ा, कॉलेज में पढ़े हैं सब, कॉलेज ठीक है। पता नहीं सेमेस्टर वाला सब बच्चा सब चीज़ उसको पढ़ाया जाता है, हमको लगता है अगर नोट्स मंगा लें अगर हम सेमेस्टर का, सब होगा उसमें, यहाँ ज़्यादा पढ़ाया जाता है वहाँ, ठीक है ना। हाँ हाँ, कहानी लिखाया रहता है, परेशान कर देता, बिस्कुट खिला के पढ़ाता है, खूब जोर में लग रहा था, पूरा हवा आ गई, बुलेट खोल दिया था। ये भी क्या होगा बोलो, बैलेंस, ये भी क्या होगा बोलो, बैलेंस, और ये भी क्या होगा, बैलेंस। होता क्या ना, हम लोग अपने आप पर भरोसा नहीं करते, आपको आता है सर, आप पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं, आप दिमाग पे जोर नहीं डालना चाहते, आप उसको रिकॉल नहीं करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पड़ा हुआ है लावारिस की तरह, आप उसको जगा के लेके नहीं आ रहे हैं, यहाँ है, यहाँ लाना है, समझे कि नहीं, उसको ठुक ठाक के उठाइए, है आपके पास वो, है कि नहीं, रिकॉल करिए सर, उसको रिकॉल करिएगा, मज़ा आएगा। हम लोग रिकॉल करना नहीं चाहते हैं, सोचना चाहते ही नहीं है, हर जगह हर चीज़ पड़ा हुआ, कहीं ना कहीं अगर एक बार भी अगर आपने देखा है तो हल्का फल्का कुछ ना कुछ धुंधला होगा, उसको आप चाहें तो पोंछ पाछ के चमका सकते हैं, तो अपने आप को भरोसा रखिए, आपको आता है, क्योंकि आप 10th में भी पढ़े हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, डिप्लोमा में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े, उसका पूरा सेमेस्टर पढ़ ही रहे हैं उसी वक्त से, सब सारा सब्जेक्ट तो एक दूसरे से रिलेटेड है ही, तो ये भी बैलेंस, वही बैलेंस, ठीक है ना। तो पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो अगर ए बी सी, आर वाई बी भी कर सकते हैं हम लोग, ए बी सी के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, 3 फेज को ए बी सी से रिप्रेजेंट कीजिए या फिर आर वाई बी से करिए, ए बी सी हम लेके चलते हैं, हमको ज़्यादा आसान लगता है। तो यहाँ पर ए बी सी फेजेस जो है, यहाँ पर आपके पास आई ए होगा, आई बी होगा, आई सी होगा, आई ए जो है
इज नॉट इक्वल टू IB है, इज नॉट इक्वल टू क्या है, IC है, इक्वल नहीं है, यहाँ पे अनबैलेंस सिस्टम है। अरे बात समझ में कि नहीं? तो इसको हम लोग एक बैलेंस सिस्टम में तोड़ सकते हैं, क्या, IA1, IB1 और IC1 में। क्लियर है इतना? सिमिलरली इसको भी हम लोग एक बैलेंस सिस्टम में तोड़ सकते, इसको ही एक और बैलेंस सिस्टम जिसको नेगेटिव सीक्वेंस बोलते हैं, IA2, IB2 और IC2। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं IA0, IB0 और IC0। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है इतना? इसको तो अगर हमें IA लिखना हो, अगर मुझे क्या लिखना हो, IA लिखना हो, ओवरऑल IA लिखना हो, A फेज लिखना हो जो अनबैलेंस्ड है, अगर A फेज लिखना हो अनबैलेंस्ड है, कैसे लिखेंगे उसको? देखिए, IA1 प्लस IA2 प्लस IA0, सबका अपना फेज डिफरेंस होगा, जो भी उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। क्लियर है? सिमिलरली IB लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ये प्रूफ किया हुआ है कि हाँ यही चीज़ आएगा, इससे करिएगा तो यही चीज़ आएगा, IA ही मिलेगा। अब आपको KCL KVL लगाने की जरूरत नहीं है, IA1 पता कर लीजिए, IA2 पता कर लीजिए, IA0 पता कर लीजिए और फटाफट उसको क्या कर दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, IA मिल जाएगा। IB की बात करेंगे, IB1 प्लस IB2 प्लस IB0। IC निकालना होगा तो कैसे करेंगे, IC1 प्लस IC2 प्लस IC0। लिखिए फटाफट, इसको हम लोग करेंगे, एक एक चीज़ करेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, ठीक है? हो गया? ठीक है। अब थोड़ा जो ऑपरेटर है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना? ऑपरेटर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जल्दी करिए। IA1 और IB1 के बीच बैलेंस है 120 होना चाहिए। बिल्कुल होगा। IA1 और IA2 के बीच कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर है? देखिए ऊपर देखिए, आराम आराम समझिए। थोड़ा सा अभी बोरिंग जैसा लगेगा आपको, क्योंकि फर्स्ट टाइम बहुत लोग पढ़ रहे होंगे, चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी उतनी अच्छे से।
तो बट अब देखते चलिए, क्वेश्चन कराएंगे तो अच्छे समझ में आएगा आपको। देखिए ऊपर देखिए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वो अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ, है ना। अल्फ़ा ऑपरेटर या फिर के ऑपरेटर, जो बोलना है बोल लीजिए। अल्फ़ा और के ऑपरेटर, इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो हम अल्फ़ा के टर्म्स में बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।